नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के विषय फ्रांस की क्रांति 1789 के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने विश्व इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। आज की इस ई क्लास में हम यह देखेंगे कि इस क्रांति के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व बौद्धिक वर्ग की भूमिका से संबंधित क्या क्या कारण थे। पहला देखते हैं राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कारण। विश्व के अन्य भागों के समान फ्रांस में भी उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। फ्रांस में उस समय बुर्बो वंश का शासन था तथा बुर्बो वंश के लुई 14वें ने फ्रांस में केंद्रीकृत अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना की थी। उसका प्रसिद्ध कथन था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। उस समय राजा को ईश्वर के तुल्य माना जाता था तथा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता था। लेकिन निरंकुश शासन व्यवस्था उसी समय तक चल सकती है जब तक कि योग्य शासक हो। अयोग्य शासकों के समय यह व्यवस्था बिखरनी प्रारंभ हो जाती है और कुछ यही स्थिति फ्रांस की थी। लुई 14वें के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी बने, लुई 15वां और लुई 16वां, वो एक अयोग्य शासक थे। लुई 15वें के समय सप्तवर्षीय युद्धों में भाग लेने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी तथा लुई 15वें का प्रसिद्ध कथन है कि मेरा समय तो निकल जाएगा लेकिन मेरे बाद प्रलय होगा। और यह कथन सही भी हुआ क्योंकि उसका उत्तराधिकारी लुई 16वां भी अयोग्य शासक था। इस केंद्रीय शासन के अलावा जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो भी अव्यवस्थित थी। फ्रांस में क्रांति से पूर्व फ्रांस के जो प्रांत थे वो दो प्रकार के प्रांत थे। एक प्रांत को गवर्नमेंट कहा जाता था और दूसरे प्रकार का जो प्रांत में शासन होता था उसे जर्नलिटी कहा जाता था। राजा इन प्रांतों में एक अधिकारी नियुक्त करता था जिसे इंटेंडेंट कहा जाता था। ये सभी कुलीन होते थे तथा प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखते थे। उस समय केंद्रीयकरण बढ़ रहा था तथा स्थानीय शासन का कहीं पर विवरण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता और शासन के बीच का जो संपर्क था वो टूट गया था। इस समय फ्रांस के राजा पेरिस से दूर वर्साय नामक महल में रहते थे जो कि उस समय विश्व के सर्वाधिक सुंदर और ऐशो आराम वाला महल था। इस महल के निर्माण पर उस समय लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय हुए थे तथा इस महल में राजा अपने सगे संबंधियों के साथ रहता था और अत्यधिक खर्च करने के कारण लोग राज दरबार को राष्ट्र की कब्र भी कहते थे। लुई 16वें की पत्नी मैरी अंटाइनेट इतनी अधिक फिजूल खर्ची करती थी, व्यय करती थी कि उसे मैडम डिफिसिट यानी घाटा कहा जाता था। इन परिस्थितियों में जब अयोग्य शासक हों, जनता से संपर्क ना हो, शान शौकत से रह रहे हों, तो उन पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई प्रतिनिधि संस्था भी नहीं थी। यद्यपि स्टेट जनरल नामक एक प्रतिनिधि संसद की स्थापना काफ़ी समय पहले फ्रांस में की गई थी जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग व सामान्य नागरिकों का प्रतिनिधित्व था, अर्थात 3 स्टेट में विभाजित करके उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। किंतु 1614 ईस्वी के पश्चात उसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा फ्रांस में 13 पार्लेमा थी जो कानून को पंजीकृत करने का कार्य करती थी,
लेकिन इनके ऊपर भी सम्राट का या फ्रांस के शासक का नियंत्रण था। इसके अलावा फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी अत्यधिक असंतोषजनक थी, क्योंकि यह व्यवस्था दोषपूर्ण, अव्यवस्थित, खर्चीली थी। फ्रांस में कहा जाता था कि कदम कदम पर कानून बदलते रहते थे, कानूनों की व्याख्या में एक रूपता का अभाव था। इसके अलावा फ्रांस में जो कर प्रणाली थी वो भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राजा को कर लगाने और कर वसूल करने का अधिकार था। उस समय राजा द्वारा एक आदेश पत्र भी जारी किया जाता था जिसे बोलते थे लेटर द कोसे, जिसके माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति को पत्र देकर अपने अधिकारों को प्रयोग करवा सकता था। फ्रांस में दो प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक तो थे प्रत्यक्ष कर जैसे भूमि कर तथा आय कर, और दूसरा था अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक, शराब, तंबाकू आदि पर। इन करों को इकट्ठा करने का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो समय अनुकूल नहीं थी तथा भ्रष्ट, दूषित व अक्षम हो चुकी थी। फिर जहाँ तक फ्रांस की सामाजिक कारणों का प्रश्न है कि फ्रांस के समाज में जो असमानताएं व्याप्त थी वो भी इस क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण थी। इसी कारण से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि फ्रांस की क्रांति एक सामाजिक क्रांति थी। फ्रांस का समाज उस समय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त था। एक को विशेषाधिकार युक्त वर्ग कह सकते हैं और दूसरे को विशेषाधिकार रहित वर्ग। पहले वर्ग में पादरी और कुलीन आते थे जिनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक व सैनिक संबंधी विशेषाधिकार प्राप्त थे। यद्यपि इस वर्ग की संपूर्ण जनसंख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम थी, लेकिन फ्रांस की संपूर्ण संपत्ति का लगभग 5वां भाग 20% यानी इनके पास था। कहने का मतलब है लगभग 1% से कम जनसंख्या के पास 20% पूंजी थी और फिर इन्हें टैक्सों से भी छूट थी। पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग को प्रथम वर्ग या फर्स्ट और सेकंड स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात एक दूसरा वर्ग था जिसे विशेषाधिकार रहित वर्ग कहते हैं। इसको थर्ड स्टेट यानी तृतीय स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसमें सर्वाधिक जो संख्या थी वो किसान और मजदूर वर्ग की थी। इनको विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे तथा इनकी कमाई का लगभग 80% भाग कर चुकाने में चला जाता था। इसके अलावा इस क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग सर्वाधिक असंतोषित वर्ग में से था। इस मध्यम वर्ग में छोटे व्यापारी, वकील, चिकित्सक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि आते थे और फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इसी वर्ग ने दिया, क्योंकि इन लोगों ने फ्रांस में लोकमत को तैयार किया। यह एक अधिकारविहीन बौद्धिक वर्ग था जो लगातार कानून और समान कराधान की मांग कर रहा था। इस वर्ग के पास फ्रांस का धन, दिमाग, पैसा, व्यापार था, किंतु इन्हें कोई विशेष राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस वर्ग ने सलूनों अर्थात विचार गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इस वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी माना है। फिर हम देखते हैं इसी के साथ फ्रांसीसी दार्शनिक और बौद्धिक जागरण। इसके संबंध में
दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस के दार्शनिकों ने के विचारों के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, जबकि कुछ इनको महत्व नहीं देते। उनके अनुसार इसके कारण तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में निहित थे। फ्रांस की क्रांति में जिन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें तीन नाम विशेष रूप से आते हैं: मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। कैटलबी नामक प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है कि विभिन्न लेखकों ने फ्रांस की क्रांति की भूमिका तैयार की। वास्तविक क्रांति से पूर्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का में वैचारिक क्रांति की नींव रखी जा चुकी थी। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पहला है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू के बारे में याद रखेंगे कि उसने अपनी प्रथम रचना पर्शियन लेटर में एक काल्पनिक ईरानी यात्री के माध्यम से फ्रांस की प्राचीन संस्थाओं यानी राजनीतिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया था। लेकिन उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है मोंटेस्क्यू की, वो आती है उसकी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उसने शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया। छात्र याद रखेंगे बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उसने अर्थात मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग होना चाहिए। इस पुस्तक का प्रभाव 18वीं शताब्दी के कई शासकों पर पड़ा। अमेरिका के संविधान पर भी मोंटेस्क्यू के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा था। दूसरा लेखक था वोल्टेयर। वोल्टेयर चर्च में फैले भ्रष्टाचार के लिए, देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए चर्च के भोग विलास को उत्तरदायी मानता था। उसे लेखन कला का जादूगर कहा जाता है और वह एक बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। वोल्टेयर एक इतिहासकार, नाटककार, लेखक, विधिवेता और दार्शनिक था। उसने फ्रांसीसियों को कई लोकोक्तियां प्रदान की। उसका एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि ईश्वर नहीं है तो उसका भी निर्माण करना आवश्यक हो जाएगा। वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था और उसका एक प्रसिद्ध कथन आता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। उसकी इन्हीं रचनाओं के कारण, विचार अभिव्यक्ति के कारण उसको बास्तिल के दुर्ग में बंद कर दिया गया था। फिर आता है रूसो। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति में व्यक्ति विशेष के रूप में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक उत्तरदायी माना है वो है जीन जैक्स रूसो। नेपोलियन के अनुसार रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी। गर्शाय नामक लेखक ने रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। रूसो ने अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिनमें कन्फेशंस, इमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी सभी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा माना जाता है, जिसमें उसने मानव स्वतंत्रता पर बल दिया। इसी पुस्तक में उसका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन आज वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु जंजीरों का मतलब यहाँ पर है राजकीय नियमों और कानूनों से जकड़ा हुआ है। उसने जनता की इच्छा के लिए, अभिव्यक्ति के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया। रूसो के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें दो प्रमुख माने जाते हैं, एक तो जनता की सार्वभौमिकता और दूसरा नागरिकों की राजनीतिक समानता। रूसो के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी इसमें योगदान दिया, जिसमें तुर्गो, क्वसने, दिद्रो आदि प्रमुख हैं। दिद्रो ने एनसाइक्लोपीडिया को संपादित किया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह बौद्धिक वर्ग व्यंग, कविता, नाटक, वाद विवाद, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समाज में असंतोष को बढ़ावा दे रहे थे
और वे विशेषाधिकारों पर आधारित संस्थाओं को समाप्त कर समान अधिकारों पर आधारित समाज को स्थापित करना चाहते थे। इन कारणों के अलावा जिन तत्कालीन परिस्थितियों ने इस क्रांति को प्रारंभ किया, उसमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। फ्रांस की, मैंने पहले बताया कि कर प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण थी। किसानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में विभिन्न प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। उस समय फ्रांस में विभिन्न प्रकार के कर प्रचलित थे, जैसे टाइथ, यह चर्च को दिया जाने वाला कर था जो आय के 1/10 भाग के रूप में दिया जाता था। फिर एक था विनिक्त में, जो कि आयकर के रूप में था, तथा टेले, जो भूमि कर के रूप में था। तो छात्र 3 कर के बारे में याद रख सकते हैं। टेले अर्थात भूमि कर, विनिक्त में अर्थात आयकर, तथा टाइथ चर्च को दिया जाने वाला कर। जनता पर इस करों का पहले से ही अत्यधिक बोझ था, किंतु फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम तथा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना लिया। इस समय फ्रांस का जो राज परिवार था, मैंने पहले बताया कि वो वर्साय में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और तात्कालिक या व्यवहारिक परिस्थितियों से वो एक प्रकार से अनभिज्ञ था। एक तरफ शासक वर्ग अत्यधिक धन खर्च कर रहा है, युद्धों में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ कर देने वाली जनता की आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसी स्थिति में विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्रिया ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए, लेकिन ये सारे प्रयास असफल रहे। इसी समय फ्रांस में 1788 में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे किसानों की स्थिति पहले से भी अधिक दयनीय हो गई और वे कर चुकाने की स्थिति में नहीं रहे। आर्थिक स्थिति से उत्पन्न यानी जो गड़बड़ियाँ थी, वित्तीय स्थिति कमज़ोर थी, उसका समाधान करने के लिए मजबूरी में फ्रांस के शासक लुई 16वें को 5 मई 1789 को स्टेट जर्नल, जो कि प्रतिनिधि संस्था होती थी फ्रांस के लोगों की, उसका अधिवेशन बुलाना पड़ा और यहीं से फ्रांस की क्रांति का आरंभ माना जाता है। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसका प्रारंभ टेनिस कोर्ट के शपथ से, कुछ इतिहासकार बास्तिल दुर्ग के पतन से भी इसका प्रारंभ मानते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।